सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ज्योतिष का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और साथ ही साथ मैं आपको यह भी कहना चाहूँगा कि ज्योतिष में रोज़गार की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। हमारा समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग ज्योतिष को बहुत महत्व देता है, लेकिन एक वर्ग ज्योतिष को कम महत्व देता है अथवा उसकी दृष्टि में ज्योतिष का कोई महत्व नहीं है। यह ठीक है कि वैज्ञानिक धरातल पर हम नित नई नवीन ऊंचाइयों का स्पर्श कर रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का महत्व समाज में मानव मूल्यों को स्थापित करने में भी उतना ही है जितना किसी व्यक्ति की मानसिकता और उसकी कार्य कुशलता को भांपने में। पहले मैं आपके सामने यह सिद्ध करने का प्रयत्न करूंगा कि ज्योतिष का मानव जीवन में क्या महत्व है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी के सारे कार्यकलाप ऊर्जा पर आधारित हैं। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी आप देखते हैं उनकी अपनी ऊर्जा है। यहाँ तक कि हम मानवों में भी अपनी ऊर्जा होती है। तो जो भी ग्रह पृथ्वी के आसपास हैं उनका प्रभाव व्यक्ति पर जरूर पड़ता है। व्यक्ति का मन, उसका शरीर, उसकी चिंतन शैली को तो हम ज्योतिष के द्वारा जान ही पाते हैं, साथ ही साथ वो अपने जीवन में क्या करेगा, किस तरफ मुड़ेगा, उसकी सोच कैसी होगी, ये भी हम लोग ज्योतिष के द्वारा जानते हैं। जैसे एक उदाहरण के द्वारा मैं इसको स्पष्ट करना चाहता हूँ। आप इसका परीक्षण कर सकते हैं। बहुत सारे व्यक्तियों की कुंडली अगर आप देखें, मैंने इस पर शोध किया है और प्रमाण देने को प्रस्तुत हूँ कि जिनकी कुंडली में पंचम भाव में पापग्रह हों या पंचम भाव में नीच के ग्रह हों या पंचम भाव पे किसी खराब ग्रह की दृष्टि हो, तो वैसे आदमियों को संतान की तरफ से सम्मान नहीं मिलता है।
एक तो कि संतान होने में उन्हें कठिनाई होती है, संतान होती है तो संतान योग्य नहीं निकलती है और अपने माता पिता का सम्मान वो नहीं करती है। कई कुंडलियों के परीक्षण के बाद मैंने यह निष्कर्ष निकाला है। अब देखिए, ज्योतिष किस तरह से किसी व्यक्ति को कितना लाभ पहुंचा सकता है, मैं उसी विषय पे आ रहा हूं। मान लिया किसी बुजुर्ग को यदि उसकी संतान की तरफ से कष्ट मिल रहा है, प्रताड़ना मिल रही है, जैसा कि हम लोग भी अखबारों के द्वारा इसे जानते हैं, बहुत सारी घटनाएं घटी है जहाँ पे माँ अकेली रह गई, पिता अकेले रह गए, संतान ने ध्यान नहीं दिया, उनकी मृत्यु हो गई, वगैरह वगैरह वगैरह, जो आप सभी जानते होंगे। एक बात और तय है कि यदि किसी संतान ने अपने माता पिता को कष्ट दिया तो आप उसकी कुंडली अगर देखेंगे तो उसमें उसके सूर्य और चंद्र खराब निकलेंगे। होता यह है संसार में कि जो आदमी जैसा करता है वैसा ही पाता है। अगर किसी संतान ने अपने माता पिता को प्रताड़ित किया तो यह तय मानिए कि ऐसी ही प्रताड़ना उसे भी अपने जीवन में भोगनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जो क्रिया व्यक्ति करता है उसके विपरीत उसी प्रतिक्रिया का सामना उसे करना पड़ता है। एक ज्योतिषी की क्या भूमिका होती है वही मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। किस तरह से ज्योतिषी या ज्योतिष विद्या समाज के लिए उपयोगी है, जरा इसे देखिए। पहले यह समझिए कि वैज्ञानिक स्तर पर हम कितनी भी प्रगति कर लें, यदि मानव और मानव के बीच में प्रेम नहीं होगा, लोग एक दूसरे से नफरत करेंगे, तो हमारा विकास हमारे लिए अर्थहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। अगर किसी माता पिता को संतान की तरफ से कष्ट मिल रहा है तो यहाँ पे दो बातें होती हैं। जिस ग्रह की ऊर्जा संतान को प्रभावित कर रही है, उसकी ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य ज्योतिषी करता है। कैसे करता है, यह बड़ा गूढ़ प्रश्न है और इस पर मैं विस्तार से आपको बता सकता हूं कि कैसे करता है। और नवग्रहों की मानसिकता को परखने का पूरा मौका आपके सामने है। आप इसे देख सकते हैं। सूर्य ग्रह से प्रभावित व्यक्ति राजनीति में जाता है, सफलता असफलता उसके सूर्य की ऊर्जा पर आधारित होती है।
एक ज्योतिषी इसको भांप कर बता सकता है कि अमुक व्यक्ति जो राजनीति में दिलचस्पी ले रहा है उसकी सफलता की कितनी संभावनाएं हैं, और यदि संभावनाएं कम है तो सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाकर कैसे उसे आगे बढ़ाया जा सकता है। मैं आपको बता रहा हूं, इसका बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ेगा, क्योंकि आप भी अपने बच्चों के ग्रहों की प्रधानता को देखकर उसका जीवन संवार सकते हैं। चंद्र ग्रह व्यक्ति की मानसिकता को प्रभावित करता है। बहुत से लोगों ने यह कहा होगा या कहेंगे कि हमारा चंद्रयान वहाँ पहुँच चुका है, तो चंद्र ग्रह का क्या महत्व है? बहुत सही प्रश्न है ये। चंद्रमा की ऊर्जा का प्रभाव तो हमेशा रहेगा, चाहे भविष्य में वहाँ इंसानों की बस्ती भी बस जाए तो भी रहेगा, क्योंकि चंद्रमा की ऊर्जा तो हमें प्रभावित करेगी ही करेगी। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वहाँ की ऊर्जा की वजह से ही हम पृथ्वी पर हैं। तो चंद्रमा की ऊर्जा तो रहेगी ही, व्यक्ति को प्रभावित करेगी ही, ज्वार भाटा होगा ही, ये सब चलता रहेगा। आप चाहे लाख वहाँ बस्तियाँ बसा लें। वैसे यह हमारे भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि है, और इसके लिए निश्चित रूप से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि उन्होंने विश्व में हमारा नाम ऊंचा किया। तो चंद्रमा की ऊर्जा से प्रभावित लोग लेखक होते हैं। जितने बड़े बड़े साहित्यकार हुए हैं आप उन्हें देख लीजिए, चंद्रमा ने उनकी सहायता की है। चंद्रमा व्यक्ति की मानसिकता को निर्धारित करता है, उसकी सोच को निर्धारित करता है। जिनके चंद्रमा कमज़ोर होते हैं वो रचनाएं करते करते थक जाते हैं, उन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती है। तो ज्योतिष यहाँ पर उस ऊर्जा को संतुलित करने का कार्य करता है। यदि चंद्रमा पर राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं होती है। मंगल प्रधान व्यक्ति योद्धा होता है, वो हमारे सैन्य कार्य में सहायता कर सकता है, समाज को सुरक्षित करने में सहायता कर सकता है। मंगल यदि खराब हो तो व्यक्ति दुस्साहसी अपराधी भी बन सकता है। यहाँ पर ज्योतिषियों की भूमिका होती है मंगल को संतुलित करके व्यक्ति के कार्यों को समाज हित में लगाए। बुध यदि प्रभावशाली होते हैं तो व्यक्ति में व्यापार का गुण विशेष रूप से होता है, बहुत अच्छा व्यापारी होता है। बुध कमज़ोर होते हैं तो उसकी पूंजी डूब जाती है, वो कर्जे से लद जाता है। एक ज्योतिषी उसे संतुलित कर सकता है। गुरु प्रधान व्यक्ति अच्छे शिक्षक होते हैं, समाज को ज्ञान प्रदान करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। लेकिन गुरु अगर खराब हों
तो व्यक्ति केवल ढोंग करता है, न उसकी भाषा अच्छी होती है, न उसमें संस्कार होते हैं, फिर भी वह शिक्षक कहलाता है। शुक्र प्रधान व्यक्ति फिल्मों में, मीडिया में या फैशन टेक्सटाइल डिज़ाइन में बहुत नाम कमाते हैं। शुक्र खराब होते हैं तो व्यक्ति का बहुत सारा पैसा डूब भी जाता है और वह नशे का आदी हो सकता है। उसमें कई प्रकार के दुर्गुण आ सकते हैं। यहाँ पर ज्योतिषियों की या ज्योतिष विद्या की बड़ी भूमिका होती है उसे संभालने में। शनि प्रधान व्यक्ति गंभीर होता है, आध्यात्मिक होता है। बड़े बड़े संत महात्मा शनि प्रधान ही हुए हैं और शनि प्रधान व्यक्तियों को आध्यात्मिक ज्ञान भरपूर होता है। लेकिन शनि खराब हो तो व्यक्ति मानसिक चिंताओं से ग्रस्त होता है और साथ ही साथ संत महात्मा बनने का ढोंग करता है और उसका एकमात्र उद्देश्य होता है पैसा कमाना। समाज से उसे कोई मतलब नहीं होता है, अपनी लोकप्रियता स्थापित करना, लेकिन वह किसी का हित नहीं करता है, केवल अपनी बातों से उन्हें प्रभावित कर अपना कार्य निकालता है। राहु प्रधान व्यक्ति बड़े छली कपटी होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए किसी को भी धोखा दे सकते हैं। यदि ज्योतिष विद्या के द्वारा यह जाना जाए कि अमुक व्यक्ति राहु प्रधान है, तो उससे बचे रहने की सलाह तो दी ही जा सकती है, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि हमारी लोकप्रिय सरकार को भी यह चाहिए कि राहु प्रधान व्यक्तियों को कोई बहुत बड़ी जिम्मेवारी नहीं दी जाए। हालांकि मेरा कहना अतिशयोक्ति है, फिर भी ऐसा हो सकता है यदि सरकार ज्योतिषियों के द्वारा व्यक्ति के ग्रहों की प्रधानता के आधार पर उसका विश्लेषण करके उसके लिए कार्य बांटने का कार्य करे तो बड़ा अच्छा होगा। केतु मोक्षदाता ग्रह हैं। केतु प्रधान व्यक्ति डॉक्टर होता है, अच्छा सर्जन होता है और कभी कभी केतु प्रधान व्यक्ति सैन्य सेवा में भी जा सकते हैं। तो इस तरह से नवग्रहों का मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और उन ग्रहों को भाप करके व्यक्ति के लिए कुछ चीज़ें निर्धारित की जाए तो इसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। इस दृष्टिकोण से ज्योतिष विद्या का बहुत महत्व है संसार में, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी मानसिकता और उसके जीवन में होने वाली भावी घटनाओं का आकलन करके उसके बारे में एक दिशा तो स्थापित की ही जा सकती है, जो देश के लिए, लोगों के लिए या उसके परिवार के लिए भी बहुत उचित होगा। देखिए, ऐसा है कि ज्योतिषी जो होता है उसका व्यक्ति के मनोविज्ञान से भी बड़ा गहरा संबंध होता है।
एक सफल ज्योतिषी, एक सफल मनोवैज्ञानिक भी होता है। उसके बोलने का तौर तरीका, समझाने का ढंग निसंदेह लाजवाब होता है और किसी व्यक्ति के टूटते हुए आत्मविश्वास को फिर से स्थापित करने में, किसी ज्योतिषी सह मनोवैज्ञानिक की जो भूमिका होती है वह किसी और की नहीं हो सकती है। विश्व में शांति स्थापित करने में भी ज्योतिष का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। यदि प्रबुद्ध जन सहायता लेना चाहें ज्योतिष के द्वारा विश्व समुदाय में शांति स्थापित करने की, तो यह बात प्रमाणित की जा सकती है कि मानव को मानव से जोड़ने में ज्योतिष का अहम योगदान होता है। जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि ज्योतिष एक अच्छा मनोवैज्ञानिक भी होता है। एक सफल ज्योतिषी का लक्षण होता है कि वह व्यक्ति की मानसिकता को भी पढ़े। किसी छोटे बच्चे के जीवन को संवारने में ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि वह बच्चे के ग्रहों को देखकर पहले तो यह समझता है कि बच्चा किस दिशा में जाएगा। यदि उसके पंचम भाव में अच्छे बृहस्पति हुए तो पढ़ाई में काफ़ी अच्छा करेगा, ज्ञानी होगा, गंभीर होगा, आध्यात्मिक भी होगा, अच्छे विचारों वाला होगा। यदि किसी की कुंडली के 5वें भाव में वही बृहस्पति नीच के होके बैठ गए तो व्यक्ति बड़ा स्वार्थी होगा, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला बिल्कुल नहीं होगा, माता पिता को जरा भी महत्व नहीं देगा, धर्म और सिद्धांत की बातों की खिल्ली उड़ाएगा और धन की तरफ उसकी चाहत ज़्यादा होगी और धन कमाने के क्रम में वह नैतिकता और अनैतिकता की परवाह करेगा ही नहीं। इसके जरिए हम लोग यह जान लेते हैं, फिर क्या करते हैं, उस बच्चे को एक तो बड़े अच्छे तरीके से प्रेरित करते हैं कि ये सारी बातें तुम्हें क्षणिक सुख देगी, लेकिन इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। अब एक बात और मैं बता देता हूँ, जब व्यक्ति गलत कार्य करता है, किसी को धोखा देता है, किसी के साथ फरेब करता है, तो उसे बहुत मज़ा आता है। किसी झूठे, मक्कार या समाज के विरुद्ध चलने वाले अपराधी किस्म के लोग जब भी कोई गलत कृत्य करते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है और ऐसा करके उनके भीतर एक गर्व का अनुभव होता है। किसी को बेवकूफ़ बनाना यह एक ऐसी कला है
कि जिसमें कोई व्यक्ति किसी को बेवकूफ़ बनाता है तो उसे बड़े सुख की अनुभूति होती है। बहुत गहरी बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो किसी को धोखा देता है, किसी से गद्दारी करता है, मक्कारी करता है, झूठ बोलता है, उसकी उपेक्षा करता है, ऐसा व्यक्ति भविष्य में अपने लिए भी गड्ढा खोदता है। एक बहुत बड़ी बात मैं फिर बताने जा रहा हूँ आपको। हम सभी के मन में एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि हमारे साथ जो घटनाएं घटती है वो कैसे घटती है। जैसे मान लीजिए कि मैं चाह रहा हूँ कि मुझे कोई बड़ा पद मिले। मान लिया, एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है, कैसे मिलेगा। अब देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें एकत्रित होती है तो उस तरह से उसका संयोग बनाती है। आप कुछ नहीं करते हैं, कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, नहीं, उसके साथ परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती है कि वह स्वतः सफल हो जाता है। अब ऐसे समझिए इसको, मान लिया मैंने सोचा कि मुझे कोई बड़ा पद मिले, समाज की, देश की सहायता में, देश के विकास में मेरा एक अच्छा योगदान हो। मान लिया मैंने यह चाहा, कैसे पाऊंगा। आप सभी के सभी कोई न कोई लालसा लेकर जीते हैं और किसी न किसी लालसा के साथ ही व्यक्ति का अंत भी होता है, ध्रुव सत्य है। तो मेरा मन यदि साफ रहेगा, मेरे मन में अपने लक्ष्य के प्रति एक निष्ठता होगी, ईमानदारी पूर्वक काम करने की भावना होगी और लक्ष्य से मैं विचलित नहीं होऊंगा, तो होता क्या है कि ये परिस्थिति बननी शुरू हो जाती है। कहीं से कोई मिल जाएगा, कहीं से कोई अपना हो जाएगा, अर्थात वो इस तरह की परिस्थिति ही बन जाएगी, किसी अनजान आदमी से मदद मिल जाएगी कि कोई व्यक्ति अपने मकसद में, अपने उद्देश्य में कामयाब हो जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति की नीयत खोटी है तो ऐसी परिस्थिति बनेगी ही नहीं, और अगर बनेगी तो उसका अंत यह होता है कि वैसा व्यक्ति बहुत ही तनाव में जीता है, बहुत ही ज़्यादा। और अगर वह इस तरह का पद प्राप्त भी कर लेता है तो उसका जीवन बहुत तनाव से भरा होता है और आगे भी उसके परिणाम सुखद नहीं होते हैं, दुखद ही होते हैं। तो बहुत कुछ हमारे शुद्ध विचारों पर ही निर्भर करता है कि हम किसी चीज़ को कैसे पाते हैं। और जहाँ तक मैंने अनुभव किया है कि ईश्वर अति विशाल प्रकाश पुंज के रूप में है, ऊर्जा के बहुत बड़े स्रोत हैं। हमारा तो जो शरीर है एक छोटा सा कण है, उनके सामने कुछ नहीं है। इतने बड़े ऊर्जा स्रोत से हमें ऊर्जा मिलती है। आप सोचिए कि हमारे पास कण भर से भी कम ऊर्जा है तो हमारे अंदर भावनाएं हैं, प्रेम है, जो इतना बड़ा प्रकाश पुंज है, ऊर्जा स्रोत है,
उसके भीतर कितनी भावनाएं होंगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। आपका हर विचार, आपका हर कार्य छुपा हुआ नहीं है उनसे। आप जो सोचते हैं, आपको लगता है कि जैसे कोई आदमी नहीं जान रहा है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं इस तरह से इस व्यक्ति को धोखा दूंगा, तो ये चीज़ भी उन्हें मालूम है। जिसने हमें बनाया वो तो हमारा रग रग जानता है। पलक झपकते जो हम सोचते हैं, पलक झपकते वहाँ अंकित हो जाता है। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति का मानव जीवन पर बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है तब जब वो ज्योतिष के द्वारा इस बात को जान ले कि किस ग्रह की ऊर्जा से वो ज़्यादा संचालित हो रहा है। और इसमें एक ज्योतिषी की भूमिका यह होती है कि व्यक्ति को वो संतुलित कर सकता है, सही राह पर ला सकता है, उसके जीवन को संवार सकता है। ज्योतिष में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। क्योंकि एक सर्वे के अनुसार भारत का हर 7वां आदमी, बल्कि भारत का ही नहीं, मैं संसार की बात करूंगा, संसार का हर 7वां व्यक्ति किसी न किसी वजह से निराशा का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। और जैसा कि मैंने बताया कि एक ज्योतिषी का मानव विज्ञान से, मनोविज्ञान से, समाज विज्ञान से बड़ा गहरा संबंध होता है। तो किसी व्यक्ति के जीवन को संवारने में, ग्रहों को संतुलित करने के लिए जो उपाय होते हैं उसे तो करता ही है, साथ ही साथ अपनी वाणी से व्यक्ति को समझाता भी है, व्यक्ति को सही राह पर ले जाने का कार्य भी कर सकता है। हम लोग को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, अगर इस तरह के कोई विद्यालय खोले जाएं व्यक्तिगत रूप से या सरकारी क्षेत्र की सहायता से, तो निसंदेह कई लोगों का भला होगा, रोजगार भी मिलेगा। शिक्षक के रूप में एक ज्योतिषी व्यक्ति को पुष्ट मानसिकता देने का कार्य कर सकता है। उसमें नैतिक शिक्षा के साथ साथ जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए यह भी भर सकता है। तो रोजगार के लिए तो एक रास्ता यह भी है कि बहुत सारे शिक्षक ईमानदारी से अगर व्यक्ति की मानसिकता को पुष्ट करने का कार्य करें तो इस क्षेत्र में कई विद्यालयों की स्थापना हो सकती है। भारतीय ज्योतिषीय परंपरा बहुत मजबूत है। विदेशों में बहुत सारे लोग हैं जो अशांत जीवन जी रहे हैं, और हमारा भारत विश्व गुरु होने की राह में कदम आगे बढ़ा चुका है। आज संपूर्ण विश्व में हमारी नीतियों की सराहना होती है,
हमारे अति लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी की बातों को विश्व में सुना जाता है। यदि हम ज्योतिष के माध्यम से, अपनी भारतीय ज्योतिषीय परंपरा के माध्यम से विदेशों में रहने वाले अशांत व्यक्तियों को निर्देशित करने का कार्य करें तो भारत का नाम बढ़ेगा, भारत के लोगों की पहचान बढ़ेगी और विश्व गुरु बनने की दिशा में यह बड़ा कदम होगा, क्योंकि भारतीय कम से कम गुरु बनकर वहाँ तो ज्ञान दे ही सकते हैं, लोगों को सही राह दिखा ही सकते हैं। हर माता पिता यह चाहता है कि उसकी संतान अच्छी हो। उन्हें शुरू से ही अपने बच्चों के जीवन को संवारने के लिए, कैरियर को उज्जवल बनाने के लिए प्रयास करना चाहिए। एक ज्योतिषी की भूमिका हो सकती है, इसकी ट्रेनिंग भी वो दे सकता है और सही राह व्यक्ति को दिखा सकता है। मैंने जो अनुभव किया है कि एक ज्योतिषी रोजगार के क्षेत्र में कैसे सफलता प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए दो तरीके हैं। एक, आध्यात्मिक रूप से उसे सशक्त होना होगा, ईश्वर के सही रूप का विश्लेषण करने की क्षमता होनी चाहिए, ईश्वर के सिद्धांतों को समाज में प्रतिपादित करने की क्षमता होनी चाहिए, लेकिन ईमानदारी के साथ। ऐसा नहीं कि भीड़ जुट गई और व्यक्ति कुछ कह रहा हो, ऐसा नहीं। एक ज्योतिषी यदि 50 घरों को चुन लेता है और उस घर को संवारने की दिशा में अपना प्रयत्न करता है, तो उसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि वह रोजगार भी पाएगा, उस परिवार का अंग भी बन जाएगा, उसकी लोकप्रियता भी रहेगी और उसे आर्थिक रूप से कभी कमी नहीं होगी। आज भारत में विकास के लिए व्यक्ति का नैतिक होना भी बहुत ज़रूरी है, ईमानदार होना भी बहुत ज़रूरी है, उसके अंदर राष्ट्र प्रेम होना भी बहुत ज़रूरी है। और इन तीनों के लिए ज्योतिषी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, यदि वह ज्योतिषी होने के साथ साथ एक अच्छा मनोवैज्ञानिक, एक अच्छा समाजशास्त्री और एक अच्छा नैतिक विज्ञान का ज्ञाता हो। तो मैं NIOS का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी बात प्रस्तुत करने का मौका दिया। एक ज्योतिषी के रूप में मेरी भी यह कामना है कि हमारा भारत विश्व में सर्वोपरि हो और हम उस दिशा में चल भी रहे हैं। उम्मीद है सर्वोपरि हम होंगे भी बहुत जल्द। आप सबके जीवन की मंगल कामनाओं के साथ अब मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ और आवश्यकता अनुसार यदि आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी तो मैं पुनः आपके बीच में आऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार।